बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 23 जनवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज अगर हम प्रमुख समाचार देखें तो दो मुद्दों पर, दो न्यूज़ पे चर्चा करेंगे। एक है कि कल जो है आपको पता होगा कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की, उनकी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया। इसको लेकर हम काफ़ी बता चुके हैं, मंदिर के बारे में बता चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बता चुके हैं और इस मंदिर का क्या सिंबॉलिक महत्व है भारत को लेकर, इसको अगर समझना हो तो क्यों प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है उसका अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस मंदिर का भारत के लिए या भारत के लोगों को इस मंदिर का क्या सिंबॉलिक महत्व समझना चाहिए। ठीक है, ये आज के पेपर में जो है प्रधानमंत्री जी का जो है इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल ही है और वो कुछ नहीं है, बस जो भाषण है उसका एक्सेप्ट है और इसको लेके इंडियन एक्सप्रेस ने एक लेख भी लिखा है। ठीक है, तो वो हमारा पहला न्यूज़ है। दूसरा है, आज 23 जनवरी को ही हमारे देश के एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म दिवस है। इसको दिवस के रूप को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस पे प्रधानमंत्री ने कहा कि बोस जी का जीवन और उनका आज़ाद हिंद फौज ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को बहुत प्रेरणा दी। तो हम इसमें समझेंगे, इस पे एक इंडियन आर्टिकल का लेख है आज के, कि कैसे आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज युद्ध हार कर भी, अंग्रेजों से युद्ध हार कर भी कैसे उसने जो है स्वतंत्रता संग्राम, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी। तो आज हम इन्हीं दो मुद्दों को समझेंगे क्योंकि ये दोनों मुद्दे गंभीर हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। ठीक है, और ये बताते हैं कि कई बार चीज़ें त्वरित का परिणाम कुछ भी हो लेकिन उसके गंभीर फलार्थात होते हैं, यानी उसके गंभीर जो है निष्कर्ष भविष्य के लिए भी होते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। देखिए रामलला जी हैं, इन्हीं का प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री ने किया है और उसके दौरान उन्होंने एक अपना वक्तव्य या भाषण दिया है, उद्बोधन किया है, जिसमें उन्होंने भारत के लोगों के लिए राम मंदिर या रामलला, उनके बारे में जो आध्यात्मिक पहलू है वो तो बताया ही है और कुछ महत्वपूर्ण उसके निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। जैसे ये मंदिर को जैसे उनके निकला तो ये गुलामी की मानसिकता का अंत है। जहाँ तक गुलामी की मानसिकता है वो उसको और थोड़ा सा जो टेक्निकल शब्द में औपनिवेशीकरण या डीकोलोनाइजेशन कहते हैं, इसको हम समझेंगे। प्रधानमंत्री जी जब गुलामी की मानसिकता का अंत कहते हैं तो क्या है, क्योंकि इसी तरह की बात जब आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा था भारत, तो प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से कहते कि भारत को गुलामी की प्रतीकों को या गुलामी की जो भी मानसिकता है उसको समाप्त करना है। ठीक है, तो उसको लेकर कई सारी चीज़ें सरकार कर रही है, इसको भी प्रधानमंत्री ने उसी श्रेणी में रखा है। जहाँ तक दूसरी है कि ये अधिकारों की लड़ाई का न्यायपूर्ण होना, यानी जो ये लड़ाई थी ऐतिहासिक, करीब 550 साल की लड़ाई कहा जाता है कि ये ऐतिहासिक लड़ाई न्यायपूर्ण तरीके से लड़ी गई है और इसका जो मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ है सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मत के निर्णय द्वारा हुआ है। तो आने वाली पीढ़ी को भी अधिकारियों की लड़ाई कैसे न्यायपूर्ण तरीके से लड़ना चाहिए ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं। ठीक है, फिर उसमें बताते हैं कि राम मंदिर जो है, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी आलोचना की जब बनेगा तो हिंसा होगा, वो होगा। उन्होंने कहा कि उसकी जगह ये शांति, धैर्य और विनम्रता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने जो भारत के युवा हैं उन्होंने बताया, युवाओं के लिए और लोगों को बताया कि राम जो है भारतीय राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक है और कैसे इससे आगे क्या हमें सीखना चाहिए। 1000 सालों के लिए उन्होंने जो है देश के युवाओं को आह्वान किया है, संकल्प लिया है। ये सारी बातों को इन्हीं कुछ बिंदुओं पर हम समझते हैं। ठीक है, देखिए परिचय देखिए, तो प्रधानमंत्री ने जो है 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर और देश की समृद्धि को जोड़ते हुए एक नया मंत्र जारी किया, यानी राम मंदिर का और देश की समृद्धि कैसे आपस में जुड़ी हुई है, इसको लेकर एक मंत्र कहा, देव से देश, देवता यानी देव से देश को तरफ गमन, राम से राष्ट्र की तरफ गमन। और कहा कि मंदिर का उद्घाटन न केवल विजय, यानी कुछ लोगों का विजय है, जीत है, बल्कि विनय, विनम्रता का भी क्षण है। यानी जो ये निर्माण है ये किसी पर किसी का विजय का ही नहीं, विजय तो है कि हमने अपने लक्ष्यों को पाया, लेकिन कैसे पाया, विनम्रता पूर्वक पाया, न्यायपूर्ण तरीके से पाया। ये बात वह मंदिर के समर्थकों को बता रहे थे कि हमें अपने आचरण में विनम्रता लाना चाहिए, दया जो है लाना चाहिए, न कि
विजय या विजय का भाव, क्योंकि फिर वो अन्य पक्ष को जो है कहीं ना कहीं जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वक्तव्य दिया कि सदियों के अभूतपूर्व धैर्य, देखिए ये सब अनगिनत त्याग और तपस्या के बाद प्रभु राम का आगमन हुआ है। इस अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दिया था उन्होंने, और कहा कि 22 जनवरी 2024 किसी कैलेंडर की तारीख नहीं है, यह एक नए समय की उत्पत्ति है। आज से 1000 साल बाद लोग इस तारीख, इस क्षण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यह समय के पहिए पर अंकित होने वाली अमिट स्मृति रेखाएं, वो बता रहे हैं कि ये जो बना है इसके 1000 साल बाद भी आज की तारीख को लोग याद करेंगे, ये ऐतिहासिक दिन है। उसके लेकर प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि ऐसा आप करें जिस तरह से कर रहे कि 1000 साल बाद भी लोग याद करें इस दिन का, इस दिन के महत्व को। ठीक है, तो इसमें जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य है इसमें से जो 4-5 चीजें प्रमुख निकलती है। पहला है गुलामी की मानसिकता का अंत। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता को तोड़कर खड़ा हुआ राष्ट्र अतीत की हर पीड़ा से साहस लेकर खड़ा हुआ राष्ट्र है। ऐसे ही एक नया इतिहास रचता है। यानी जो राष्ट्र है वो गुलामी की मानसिकता से जब उबर जाता है तो अतीत की जो समस्याएं या जो पीड़ा रहती है उससे साहस लेकर खड़ा होता है और एक इतिहास, नया इतिहास रचता है। 1000 साल बाद लोग इस तारीख, इस पल के बारे में बात करेंगे और भगवान की कितनी महान कृपा है कि हम इस क्षण में जी रहे हैं, इससे घटित होते देख रहे हैं। देखिए, गुलामी की जो मानसिकता है, जैसे ये बात प्रधानमंत्री जी पहली बार नहीं कह रहे हैं, ये जब हमारी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे थे, प्रधानमंत्री जी जब लाल किला के प्राचीर से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भारत गुलामी की मानसिकता से समाप्त, उसमें 5 प्रण लिए थे, उस 5 प्रण में एक प्रण यह भी था कि भारत गुलामी की मानसिकता को समाप्त कर देगा। अब गुलामी की मानसिकता, या उसको और टेक्निकल शब्दों में कहें तो डीकोलोनाइजेशन कहा जाता है। देखिए, जब कोई विदेशी सत्ता या कोई बाह्य सत्ता किसी देश पे शासन करती है तो वो जैसे आमतौर पे वहाँ पे सिर्फ आर्थिक और इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं करती है। कई बार खासतौर से जो उपनिवेशिक सत्ता होती है, वहाँ की भूमि, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की समाज, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, सब पे आधिपत्य अपना लेती है। और जो सबसे गंभीर जो उसमें जो कह सकते हो कि सत्ता होती है वो सांस्कृतिक, सामाजिक मनोभावों पर होती है। और राजनीतिक रूप से गुलामी से मुक्त होने के बाद भी काफी समय लगता है। बाकी राजनीतिक और लैंड यानी जो पॉलिटिकल गुलामी यानी आजाद होने के बाद भी देशों को बहुत समय लग जाता है इस औपनिवेशीकरण की मानसिकता से निकलने को लेकर। ये बात कई सारे लैटिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीकी देशों में ये देखा गया है। ये एक मूवमेंट के रूप में है, क्योंकि कहीं ना कहीं औपनिवेशिक सत्ता अपने शासन को स्थायित्व रखने के लिए लोगों को हीन मानसिकता से भर देती है। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरह का होता है। जब भी होता है, जिसने भी जो भी आतताई शासन, उसमें किसी धर्म विशेष या उससे नहीं है, जो भी सत्ता, जैसे अगर आपको कहीं जाके आधिपत्य जमाना है तो वहां पे सिर्फ आधिपत्य मजबूत तब होगा क्योंकि जो उनकी प्रतिरोध की क्षमता है उनको इस सीमा तक न्यून कर दो कि आपकी सत्ता के विरुद्ध वो प्रतिरोध न कर सके। तो अपनी ताकत तो मजबूत करना है, उनको अंदर से तोड़ने के लिए उनको सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से हीन दिखाने की बात की जाती है। उसके लिए बहुत सारे टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह की मानसिकता से निकलने की बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस मंदिर ने हमें दिया है। ठीक है, दूसरा है अधिकारों की लड़ाई का न्यायपूर्ण रास्ता। प्रधानमंत्री जी इसके लिए न्यायपालिका को भी बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि जो भारत की हमने जो लड़ाई लड़ी है, हमने जो गुलामी की जो उसमें है, अगर इसको कहा जाए, क्योंकि अगर आप सोच के देखो तो ये किसी भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह को तोड़ के अगर वहां पे बनाया गया तो ये उद्देश्य, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी धर्म का ही है, ये जो शासक वर्ग उस समय का होता है जो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बाहरी सत्ता में था, उसने इसी मानसिकता को थोपा था लोगों के ऊपर। ठीक है, इसीलिए उसको उस तरह की बातों को प्रधानमंत्री जी अंत करने की बात करते हैं और कहते हैं कि भारत के संविधान की पहली प्रति में भगवान राम का मौजूद है, यानी राम दरबार जो संविधान की पहली प्रति थी उनमें राम दरबार की फोटो थी। और संविधान आने के बाद भी भगवान श्री राम के अस्तित्व को लेकर दशकों तक कानूनी लड़ाई चलती रही। मैं भारत की न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिसने न्याय की गरिमा को बरकरार रखा और न्याय के पर्याय भगवान राम की मंदिर भी न्यायिक तरीके से ही बनाया गया है। देखिए,
प्रधानमंत्री जी का ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है, और ये आगे के लिए जो हमारे सभी किसी भी तरह के अधिकारों की लड़ाई करने वालों को है, उनको ये है कि हो सकता है कि हमें भविष्य में भूत में हमारे साथ अन्याय हुआ हो, लेकिन जैसे इस लड़ाई को ही माना जाता है कि 550 साल चली थी, लेकिन इसमें अन्याय के रास्ते नहीं है। जैसे कि देखिए, गांधी जी भी यही कहते हैं कि मीन्स एंड एंड, हमारा एंड कितना भी अच्छा हो, अगर हम खराब मीन का प्रयोग करते हैं, खराब साधनों का प्रयोग करते हैं, तो हमारा एंड भी दूषित हो जाता है, ये गांधी भी कहते हैं। और इसी तरह की बात हालांकि कांट थोड़ा सा अलग करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वो मीन्स ही कहते हैं कि वो मीन्स ही है जो एंड को करता है, लेकिन फिर भी गांधी जी कहते हैं कि एंड तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ साथ हमारा मीन्स भी, यानी हमारा लक्ष्य कितना भी पवित्र क्यों न हो, साधन अगर पवित्र नहीं है तो वो लक्ष्य दूषित हो जाता है। इसलिए साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात करते हैं। वही बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस मंदिर की लड़ाई आप कई तरीके से, जो कि बहुसंख्यक समाज का मामला था, ये चाहता तो दूसरे तरीके से भी जीत सकता था, लेकिन बहुसंख्यक समाज ने धैर्य रखा, साहस रखा और शांतिपूर्ण तरीके से न्यायपालिका के माध्यम से, जैसे लोकतंत्र में कोई विवाद है तो विवाद को हल करने का तरीका क्या है, न्याय तंत्र, न्याय प्रणाली के तहत ही जो है हमारी संवैधानिक व्यवस्था में कहा गया है, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, बातचीत के जरिए भी सॉल्व किया जा सकता है, वो मीडिएशन और इस तरह की बात, वो भी अल्टरनेटिव जो जस्टिस सिस्टम होता है उस तरीके से भी किया जा सकता है, वो भी हमारे यहाँ न्यायिक प्रणाली का है। तो या तो बातचीत के जरिए चीजें सुलझा ली जाए या न्यायिक प्रणाली द्वारा सुलझा ली जाए, और किसी अन्य तरीकों द्वारा किसी भी तरह के अन्याय के विरुद्ध अगर आप चला रहे हैं अपना आंदोलन, तो वो न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि ये इससे हमें सीख मिलती है, और कहते हैं ये यह अवसर सिर्फ उत्सव का क्षण नहीं है, ये भारतीय समाज की परिपक्वता का एहसास है कि भारतीय समाज कितना परिपक्व हो गया है। यह विजय का नहीं, विनम्रता का भी अवसर है, यानी इसे आप विजय के रूप में न देखें, विनम्रता के रूप में देखें, क्योंकि भारतीय समाज ने इसकी लड़ाई में परिपक्वता दिखाई है। और ये बात कहते हैं प्रधानमंत्री कि दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि कई देश अपने ही इतिहास में उलझ कर रह जाते हैं। यानी कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई विदेशी सत्ता आती है, अगर वहां करती है तो बाद में उसको जबरन या उसके खिलाफ एक विद्वेष के भाव से कर दिया जाता है और एक दूसरा वहां पे जटिल मुद्दा बन जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि इन देशों ने, यानी जो भारत है, वो सफलता हासिल करने में बड़ी कठिनाई की। कई बार देखिए कि इन देशों ने अपने इतिहास की उलझी हुई घाटों को खोलने की कोशिश की, तो उन्हें सफलता हासिल करने में बड़ी कठिनाई का सामना पड़ा, क्योंकि वो कई बार इसमें क्या हुए, उलझ गए। जबकि जिस गंभीरता और भावना के साथ हमारे देश ने इतिहास की इस गुत्थी को खोला है, उससे पता चलता है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से कहीं ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने जो अपनी ये लड़ाई लड़ी है, हमने, मतलब प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत के लोगों द्वारा, भारतीय समाज द्वारा, दोनों पक्षों द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई है, वह किसके द्वारा? न्यायपूर्ण तरीके से, कोर्ट के माध्यम से, या जो भी हमारे यहाँ विवाद के सुलझाने के माध्यम है शांतिपूर्ण, उसके द्वारा की गई है। इसीलिए कहते हैं राम मंदिर शांति, धैर्य, सद्भाव और समन्वय का प्रतीक है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि कई लोग बाद में पहले कहा करते थे कि जब राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर का निर्माण होगा, तो देश में आग लग जाएगी। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कहीं भी आग नहीं लगी, क्योंकि रामलला जो है, इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज में शांति, धैर्य, सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। ये कह रहे हैं कि प्रतीक है, अगर कह रहे हैं, देखिए अब थोड़ा सा हम दर्शन में अगर आपको ले जाएं, तो जो दार्शनिक जो कहा जाता है, जो आदर्श होते हैं, जो हमारे मॉडल्स होते हैं, उनको क्यों बताया जाता है कि उनको ज्यादातर लोग उन जीवन को अपनाएं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? कि इसके जरिए ये सीख दी जाती है कि ज्यादातर समाज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो आचरण है उसको जीवन में अपनाए, उसका मेन उद्देश्य यही होता है। तो प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि राम मंदिर शांति, धैर्य, सद्भाव और समन्वय का प्रतीक है। इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहे हैं कि ज्यादातर, यानी इसको आम लोग कैसे बनाएं, समाज में शांति, धैर्य, सद्भाव और समन्वय को बढ़ावा दें। यही राम का जीवन है। ये बात प्रधानमंत्री जी बताना चाहते हैं। वो कहते हैं निर्माण कोई आग नहीं भड़का रहा, बल्कि ऊर्जा जन्म दे रहा। कैसी ऊर्जा? समाज के हर वर्ग के लिए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा, जिसको वो राम राज्य भी कहते हैं। गांधी जी का राम राज्य ही वो कहते हैं, ठीक है।
और मैं उन लोगों से आह्वान करता हूं कि इसे महसूस करें और अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करें, यानी जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं। तो देखिए, ये राम मंदिर किसका? शांति, धैर्य, सद्भाव और समन्वय का प्रतीक है। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, इसका मतलब है कि वो भारत के लोगों को कहते हैं कि आप शांति, धैर्य, समन्वय और सद्भाव आगे बढ़ाने के लिए करिए, क्योंकि यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की प्रेरणा है, यही आदर्श है जिसको भारत के समाज को अपनाना है, सभी के लिए, क्योंकि राम तो सभी के हैं, ये बात हर लोग मानते हैं। ठीक है, और ये राष्ट्रीय चेतना का मंदिर है, इसको फिर कहते हैं कि ये राष्ट्रीय चेतना की मंदिर है। राम की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि रमन्ते यस्मिन् इति राम, जिसमें लीन हो जाए वही राम है। राम हर जगह है, लोगों की यादों में, त्योहारों से लेकर परंपराओं तक हर युग में लोगों ने राम को अपने अपने शब्दों में अपने अपने ढंग से व्यक्त किया है। यह राम रस जीवन प्रवाह की निरंतर प्रवाहित होता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह भारत की दृष्टिकोण, दर्शन और दिशा का मंदिर है। यह एक राष्ट्रीय चेतना का मंदिर है। वो कहते हैं राम सर्वव्यापी है, राम ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की आत्मा है। इसलिए जब राम की स्थापना होती है तो उसका प्रभाव वर्षों सदियों तक नहीं, इसका प्रभाव हजारों वर्षों तक रहता है राष्ट्रीय चेतना के विकास में। ठीक है, ये सांस्कृतिक चेतना जगाने की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं। राष्ट्र निर्माण की दिशा में युवाओं से एक आह्वान, जो मेन उनका अंतिम जो है, वो कहते हैं कि ये जो मंदिर का निर्माण हुआ, ये जो तारीख है, ये इतिहास में सैकड़ों मतलब कुछ वर्षों या सदियों, यानी सैकड़ों वर्षों नहीं बल्कि ये हजारों वर्षों के लिए है। और वो कहते हैं कि ये तारीख को हजारों वर्षों के लिए बनाने के लिए आज के जो युवा हैं, क्योंकि वो आज़ादी के शताब्दी वर्ष में चल रहे, मतलब जो कह सकते हो अमृत काल में चल रहे हैं, 75वीं से 100वीं वर्षगांठ जो मनाई जा रही है, 25 साल का, उस दौरान प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत नित नए जो है वो सफलताएं अर्जित करता जा रहा है। हम चंद्रयान छोड़ रहे हैं, हमने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी जो है ध्रुव पे उतारा जहां कोई नहीं कर सका। हमारा आदित्य मिशन जो है पृथ्वी के 15 लाख किलोमीटर दूर जाके L1 लॉगरहैंस कक्षा में है। हम ऐसे बहुत सारी पताका झंडा फहरा रहे हैं। ये सारी चीजें हमें बता रही कि हमें और आगे, ये मंदिर हमें और प्रेरणा देगी कि हमें 1000 साल के लिए सोचना है कि कैसे आने वाले 1000 साल तक भारत को कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है। देखिए, मंदिर निर्माण से बता रहे हैं कि मंदिर तो हो गया, निर्माण हो गया, अब इससे आगे बढ़ते हुए अब हम सभी नागरिक इस क्षण को एक समर्थ, भव्य और दिव्य भारत के निर्माण का संकल्प लेते हैं। राम के विचार मानस, यानी रामचरित मानस कहा जाता है, मानस से आम जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की दिशा में कदम है। मैं अपने देश के युवाओं से आह्वान करता हूं कि आपके सामने हजारों वर्षों की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चंद्रमा पर झंडा फहरा रही है, सूर्य तक ये कर रही है, ये कर रही है, और जो आकाश में तेजस और समुद्र में विक्रांत का झंडा लहरा रही है। इसलिए इस क्षण पे समर्थ, भव्य और दिव्य भारत के निर्माण का वो कहते हैं कि जो 1000 साल के बारे में सोचकर चले, यानी आज की युवा पीढ़ी को अगले 1000 साल के बारे में सोचने का आह्वान प्रधानमंत्री कहते हैं। और क्या कहते हैं? देव से देश, राम से राष्ट्र, ये हमारी है कि हमारी ये बताते हैं। ये कुछ लोग कह सकते हैं कि ये धार्मिक या पॉलिटिकल, लेकिन इसको जरा समझिए। प्रधानमंत्री देश की जो क्षमता है, जो देश खासतौर से जो एक पर्टिकुलर वर्ग है जिसमें हो सकता है विजय का भाव आके दम्भ हो जाए, उसको कहते हैं विनय रखना चाहिए, क्योंकि राम का जीवन विनय का है, शांति का है, त्याग का है, सद्भाव का है, प्रेम का है, सबको लेके चलने का है। और साथ ही में आह्वान करते हैं कि देव से देश की तरफ बढ़ना है, राम से राष्ट्र की तरफ बढ़ना है, क्योंकि राम जिसमें सब रम जाए। तो जब राम का परिभाषा ही होता है जिसमें सब कुछ रमा हो, तो देश के युवाओं को देश के विकास में और उज्जवल भविष्य में अपने आप को रमने की बात प्रधानमंत्री जी इस लेख में कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़िएगा, समझिएगा, और हो सकता है कि कभी ऐसे इस पर आ जाए जो प्रधानमंत्री कहा कि देव से देश, राष्ट्र, राम से राष्ट्र। तो ये लेख आपको काफी कुछ समझने में मदद देगा। ठीक है, अगला जो न्यूज है वह है पराक्रम दिवस और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज हारकर, युद्ध में हारकर भी कैसे देश की स्वतंत्रता के लिए अलग जगा गई। देखिए, आज का दिन जो है पराक्रम दिवस के रूप में सरकार मना रही है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस, आज ही के दिन जो है सुभाष चंद्र बोस 1897 में पैदा हुए थे। ठीक है,
तो इसमें हमें समझना है कि कैसे ये प्रेरणा दे रही है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। आज़ाद हिंद फौज का मतलब कमान जो है कब हमारे सुभाष चंद्र जी बोस के हाथों में आई, कैसे उसने लड़ाई लड़ी, क्यों लड़ी, और उसका कैसे मतलब वो लड़ाई में उसको क्या सफलता या असफलता मिली। असफलता ही मिली क्योंकि इतना तो इतिहास आप लोग जानते हैं, लेकिन असफल होके भी कैसे उसने जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया, इसको समझना हमारा महत्वपूर्ण है। जैसे जब भी देखिए हम आप अगर लड़ाई देखेंगे, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष वो क्या है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो है भारत के लोगों की, भारत के समाज की प्रतिक्रिया है, और भारत के एक कह सकते हैं आधुनिक राष्ट्र बनने की, राष्ट्र तो पहले से ही, लेकिन जिसको आधुनिक संदर्भों में राष्ट्र कहते हैं, उसकी बनने की, यानी राजनीतिक राष्ट्र बनने की, उसमें सांस्कृतिक और पहलू भी शामिल है, एक प्रक्रिया है। उस दौरान कई ऐसे आंदोलन हुए जो तात्कालिक रूप से सफल नहीं रहे, लेकिन उसने एक अलग आंदोलन को प्रेरणा दे दी है। देखिए जो भी राजनीतिक आंदोलन होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, उसके तुरंत प्रभाव शायद उतने नहीं रहते जितना उसके दीर्घकालिक प्रभाव रहते हैं। तो उसी तरह से आजाद हिंद फौज ने का गठन, या जो इनका खास तौर से उस गठन के बाद, तब जबकि सुभाष चंद्र बोस ने उसका नेतृत्व संभाला, और उसके बाद जो उसकी जो लड़ाई थी, लड़ाई में हार के बाद जब संबोधन कर रहे थे सुभाष चंद्र जी बोस अपने आजाद हिंद फौज का, तो जो बातें कह रहे थे वो बात आज भी सही है, क्योंकि उसने आगे प्रेरणा दी। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में सरकार मना रही है या मनाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाने वाली नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी है और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया, और कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए उनका अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने आज वक्तव्य दिया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था, तो आज 23 जनवरी है, तो आज उनका जन्म दिवस है, और इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और उनकी आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में अंग्रेजों का सामना किया था। सैन्य रूप से असफल होते हुए भी आईएन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या निभाई थी, कैसे निभाई थी, इसको जरा समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की कमान संभालना। देखिए आजाद हिंद फौज का गठन जो है 17 फरवरी 1942 को हो गया था। आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आईएनए बोलते हैं, 17 फरवरी 1942 को हो गया था। कब, कहां पे हुआ था? सिंगापुर में। कब हुआ था? जब जापान ने ब्रिटिश सेना को हराया था, यानी जब ब्रिटिश सेना द्वारा जापानी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया था, उसके 2 दिन बाद ही सिंगापुर में 17 फरवरी 1942 को आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। और इसमें ज्यादातर कौन थे? वो भारतीय युद्धबंदी कैदी, यानी जो भारतीय सेना में थे, ब्रिटिश राज के दौरान जो भारतीय सेना में थे, भारतीय लोग जो कैदी थे, युद्धबंदी थे, उनको शामिल करते हुए जापान, क्योंकि जापानियों ने जो है अपने दक्षिण पूर्वी एशियाई अभियान के दौरान इनको पकड़ लिया था। तो यानी जब जापान और ब्रिटिश इंडिया का उस समय 42 में युद्ध हुआ था, तो भारतीय सेना ने जो है जापानियों के सामने जो है समर्पण किया था। उसमें ज्यादातर भारतीय थे, और उन्हीं लोगों से जो है एक इसकी स्थापना हुई थी 17 फरवरी 1942 को। और जापान ने भी इसे करने दिया, क्योंकि उसको लगता था कि आगे अगर वो भारत के खिलाफ, यानी ब्रिटिश भारत के खिलाफ कोई करेगा, तो भारतीय लोग अगर रहेंगे तो उसको इससे सफलता मिलेगी। ठीक है, जापानियों ने सोचा कि भारत की योजनाबद्ध विजय में एक मूल भारतीय सेना एक शक्तिशाली हथियार होगी। लेकिन दिसंबर तक जो है, और उसके आगे भी, इसमें कोई बहुत दूरदर्शिता नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि नेतृत्व नहीं था। जैसे ही नेतृत्व मिलता है किसका? सुभाष चंद्र बोस का। कब मिलता है? 4 जुलाई को तो नेतृत्व मिलता है, और 12,000 मजबूत आजाद हिंद फौज की कमान संभालती हैं। और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, गुलाम लोगों के लिए मुक्ति की सेना में पहला सैनिक होने से बड़ा कोई गौरव, कोई बड़ा सम्मान नहीं होता है। उसके बाद उस सेना में उत्साह बढ़ता है, लीडरशिप आता है, और वो धीरे धीरे ये 40,000 तक की सेना बढ़ जाती है। और कई सारे लोगों ने तो अपने पूरे जीवन की कमाई आजाद हिंद फौज में दान दे दी थी। ठीक है, तो ऐसे आजाद हिंद फौज की कमान जन्म होता है, और उसकी कमान जो है किसके हाथ में आती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आती है। और भारत की आजादी के लिए आईएनए का एक विनाशकारी लड़ाई, ये लड़ाई शुरू करते हैं, हालांकि उसका विनाशकारी प्रभाव होता है। देखिए
जब सुभाष बाबू, जब इसकी आईएनए, उनको सुभाष बाबू भी बोलते हैं, आजाद हिंद फौज की उन्होंने कमान संभाला, तो उन्होंने उनका विचार था कि हम जब भारत पे यानी ब्रिटिश भारत पे हमला करेंगे तो यहां से हम बाहर से, जापान के साथ बाहर से प्रतिरोध करेंगे और अंदर से भारत की जनता जो है विरोध करेगी। और ऐसे में जो है क्या होगा, ये देखिए उनका कहना था 43 में, जुलाई 1943 में वो भाषण देते हैं, जब ब्रिटिश सरकार पर दोनों तरफ से हमला किया जाएगा, भारत के अंदर से और भारत के बाहर से, तो वह ढह जाएगी और भारतीय लोग फिर से अपनी आज़ादी हासिल कर लेंगे। जब उन्होंने इसका आजाद हिंद फौज की जब कमान संभाली थी तब उन्होंने ये अपना भाषण दिया था। और इसके लिए चूंकि देशव्यापी क्रांति जगाने के लिए आईएनए को पहले अपनी कुछ सैन्य सफलता हासिल करने की जरूरत थी और ऐसा किया भी। लेकिन जब मेन रूप से जो है आजाद हिंद फौज ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुई, उस समय तक पासा पलट गया था। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो है ये लगने लगा था कि देखिए 44 में जो है असम और फिर दिल्ली में विजय के बजाय बोस को उम्मीद थी 1944 का इम्फाल में उन्होंने आक्रमण एक घातक विफलता रहा। और इसमें जो कमी थी कि कहीं ना कहीं आपूर्ति की कमी थी। जापानी भी चूंकि अपने ही उलझ गए थे, उधर जर्मनी भी की स्थिति खराब होने लगी थी, हार की स्थिति थी। और ये सारी चीजें होते होते ना, जब अंग्रेजों का भी था, अमेरिका भी आ गया था और ये सारी चीजें होती है, भारतीय सैनिक आपूर्ति से जूझ रहे थे, अपने जापानी सहयोगियों के साथ पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसमें काफी उसको नुकसान उड़ाना पड़ा। बहुत सारे जो है भारतीय जो है 45 तक जो है जो चीजें जापान ने जीती थी उस पे अंग्रेज कब्जा कर लिए थे और अंततः जो है बहुत सारे आईएनए के यानी आजाद हिंद फौज को ब्रिटिश सेना ने कब्जा कर लिया था, मतलब उनको जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया था, उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था। और जो है सुभाष बाबू और लोग जो है सिंगापुर चले गए थे और अंततः जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है जब जापानी शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराने के बाद 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण जापान ने कर दिया था, तो उसके बाद ये युद्ध समाप्त ही हो गया। और इस युद्ध के बाद जो मेन चीज है कि अगर देखा जाए तो ये इम्फाल की लड़ाई के साथ ही जो है आजाद हिंद फौज की हार होती है, बुरी तरह हार होती है। उसके पीछे कारण पता ही है, क्योंकि जापान का सहयोग नहीं था, आपूर्ति लाइन नहीं सुरक्षित थी और ब्रिटिश सेना बहुत ताकतवर थी और वो दुनिया के कई सारे उस पर जीत रही थी अमेरिका के सहयोग के बाद मित्र देशों की सेना के द्वारा। तो ऐसे में निश्चित रूप से उसको तो हारना था, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो सैन्य हार के बावजूद भी कैसे इसने जो है भारत में स्वतंत्रता का अलग जगाया, उसको लेकर देखिए बोस साहब का वास्तव में विश्वास था कि आने की लड़ाई व्यर्थ नहीं गई है। वो कहे थे कि आपसे अधिक मुझे इस बात का अफसोस है कि आपके कष्टों और बलिदानों का तत्काल फल नहीं मिला, लेकिन वे व्यर्थ नहीं गए हैं, क्योंकि वे दुनिया भर में भारतीयों के लिए एक अमर प्रेरणा के रूप में काम करेंगे। भावी पीढ़ी आपके नाम को धन्य कहेगी और भारत की स्वतंत्रता की वेदी पर आपके बलिदान के बारे में गर्व से बात करेगा। ये सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट था और वो अपने समर्थकों को एक संदेश में कहा था। वो सही थे, क्योंकि आज हम पराक्रम दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आजाद हिंद फौज की जो हार थी, जीत तो चलो नहीं थी, लेकिन जो हार थी उसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो महत्व दिया था, जो उनका बलिदान था, हार के बाद जो उनका बलिदान था वो महत्वपूर्ण है। देखिए ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑचिलेक ने जो उस आईएनए के लोग हैं उनके पर सार्वजनिक रूप से राजद्रोह का मुकदमा लाल किले में चलाने की बात की थी कि लोगों के मनोबल को तोड़ा जा सके। इसी वजह से तो चलाया जा रहा था सार्वजनिक रूप से, लेकिन उसका परिणाम उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि जब नवंबर 1945 से मई 1946 तक लाल किले पर सार्वजनिक रूप से मुकदमा चलाया गया, जनता के बीच राष्ट्रव्यापी भावना की लहर पैदा हो गई। अंग्रेजों की गणना के विपरीत भारतीय जनता में बोस की आईएनए के प्रति अत्यधिक सहानुभूति व्यक्त की और सैनिकों को भारत के राष्ट्रीय संघर्ष में नायकों के रूप में सराहा। राष्ट्रीय भावना इतनी प्रबल थी कि कहा जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि आईएनए के द्वारा जो है इसको विरोध कर रही थी कि इस तरह ही, उसने भी इसमें सहयोग दिया। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू भी, जो कि एक तरह से अपनी बैरिस्ट्री छोड़ चुके थे, वो खुद भी इनके मुकदमा लड़ने के लिए आए। और क्या हुआ? ये तो चलो भारतीय जनमानस में, और क्या हुआ? ये जब चलने लगा आईएनए सैनिकों का विरोध, क्योंकि वो ज्यादातर भारतीय सैनिक ही थे
और ब्रिटिश सेना में भी ज्यादातर भारतीय सैनिक थे। तो ये विद्रोह की आग कहां कहां फैल गई, ब्रिटिश सेना के अंदर, नेवी के अंदर। और ये देखिए कि 18 से 25 फरवरी 1946 के बीच रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह छिड़ गया, जो मुंबई से कराची, कलकत्ता तक फैल गया और अंततः इसमें 20,000 से अधिक भारतीय कर्मी और 78 जहाज शामिल हो गए। और सोचिए कि ब्रिटेन उतनी दूर से जो शासन कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं उसके नौसेना का ही योगदान था। और जब उसको लगने लगा, इसी तरह से जबलपुर में विद्रोह हुआ, तो ब्रिटिश सेना को समझ में आ गया था कि यह जो है अब, क्योंकि ये अंतिम वो स्टील फ्रेम का जो अंतिम फ्रेम था, जो अंतिम ढांचा था जिसके द्वारा ब्रिटिश सत्ता भारत में अपने नियंत्रण या अपने साम्राज्य को स्थापित करती थी। और उसे लगने लगा कि वो भारत तो छोड़ो, अन्य औपनिवेशिक सत्ता को भी वो खोती जाएगी। और इसका परिणाम भी हुआ, क्योंकि जब उस समय नवनिर्वाचित राष्ट्रपति क्लेमेंट एटली थे, उन्हें विद्रोह सोने होने के एक दिन बाद ही कैबिनेट मिशन की घोषणा कर दी। और इसके बाद तो रेस्ट आपको पता ही है कि कैसे धीरे धीरे होते हुए भारत आज़ादी हासिल कर ली। तो भारत की आज़ादी में कई सारे कारण हैं, उसमें से एक प्रमुख कारण जो है आज़ाद हिंद फौज और उनके सैनिकों का जो उनके ऊपर जो मुकदमा चलाया जा रहा था, उसने एक तात्कालिक कारण दिया जिससे रॉयल नेवी और इस तरह की चीज़ों को जन्म दिया। तो वहीं जो आज़ाद सुभाष बाबू कह रहे थे कि आपकी असफलता, आपकी हार तत्कालिक लाभ नहीं दिया है, लेकिन ये भविष्य में आपको एक बलिदानी के रूप में अमर कर देगा। और इसके लिए निश्चित रूप से आज़ाद हिंद फौज और सुभाष बाबू को आज उनके जन्मदिन को अगर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो यह सरकार का कह सकते हो कि एक सकारात्मक और उनके बलिदानों को दिया गया एक विनम्र श्रद्धांजलि है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार। इसके बारे में जो PDF होगा आपको हैंडआउट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, पढ़िएगा। ठीक है, नमस्कार।